हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है ए. जैविक विविधता का संरक्षण, बी. प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, सी. निर्धनता को घटाना, डी. उपर्युक्त सभी। राइट आंसर डी, उपर्युक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों, पेड़ पौधों समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ए. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. ऑक्सीजन, सी. नाइट्रोजन, डी. जलवाष्प। राइट आंसर बी, ऑक्सीजन। आइए इसकी व्याख्या। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायु को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों की संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। ए. जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, बी. रियो डी जनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, सी. पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, डी. नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। राइट आंसर बी। आइए इसकी व्याख्या। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन Rio+20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्रवाई का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी का सृजन किया गया। नेक्स्ट, प्राकृतिक
कृषि का अन्वेषक है? ए. मसानोबु फुकुओका, बी. एम.एस. रंधावा, सी. एम.एस. स्वामीनाथन, डी. नॉर्मन बोरलॉग। राइट आंसर ए. मसानोबु फुकुओका। आइए इसकी व्याख्या। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका हैं। वह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ए. एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों या ऑर्गेनिज्म्स का एक समुदाय, बी. पृथ्वी का वह भाग जो जीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स द्वारा आवासित हैं, सी. जीवों यानी ऑर्गेनिज्म्स का समुदाय के साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, डी. किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात और प्राणी जात। राइट आंसर सी. जीवों का समुदाय के साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। आइए इसकी व्याख्या। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ए. घास, गेहूं, आदमी, बी. घास, बकरा, आदमी, सी. बकरा, कौवा, हाथी, डी. घास, मछली, बकरा। राइट आंसर बी. घास, बकरा, आदमी। आइए इसकी व्याख्या। घास, बकरा, आदमी ही खाद्य श्रृंखला को सही रूप में प्रतिबिंबित करता है। खाद्य श्रृंखला का क्रम क्रमशः प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता है। इसमें घास प्राथमिक उत्पादक, बकरा प्राथमिक उपभोक्ता तथा आदमी द्वितीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? ए. अल्फा सूचकांक, बी. बीटा सूचकांक, सी. गामा सूचकांक, डी. लैम्ब्डा सूचकांक। राइट आंसर ए. अल्फा सूचकांक। आइए इसकी व्याख्या। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र का माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यह अवधारणा R.H. हिटेकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भूदृश्य का संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्न क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला, पूर्वी हिमालय, दूसरा
पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तीसरा, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1, डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर सी, केवल 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। विकल्प में पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया दिखाया गया है, इसलिए सिर्फ कथन 1 सही है। नेक्स्ट, भारत रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? ए, इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतः अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण न किया जा सके। दूसरा, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। सी, प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन्हें विशेष अवधि तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम के संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय विकास के लिए अनुमति दी जाए। डी, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। राइट आंसर डी। आइए इसकी व्याख्या। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उसके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ए, वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। बी, सौर विकिरण के परावैगनी अंश को अवशोषित करती है। सी, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है। डी, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। राइट आंसर डी, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती हैं। आइए इसकी व्याख्या। पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है जिसके लगभग 90% भाग वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
पहला, इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू हुआ। दूसरा, यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर या प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। तीसरा, विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रति वर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर बी केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो पाए। अतः कथन 2 सही है। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक 100 अरब डॉलर जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। अतः कथन 3 गलत है। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया है। अतः कथन 1 भी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? ए, समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किया गया है। बी, समझौता 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा। सी, समझौता हिमाचल प्रदेश की परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए है। डी, समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड 1 क्रेडिट इकाई के समतुल्य होगी। राइट आंसर ए, यानी समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया, ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मई 2011 में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाला रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। दूसरा, यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 ना ही 2। राइट आंसर ए, केवल 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
रेड सैंडर्स या रक्त चंदन दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली वृक्ष की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम टेकोकार्पस सेंटिलिनस है। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलन पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। बी, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है। सी, नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। डी, हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। राइट आंसर डी, नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। ये कथन गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अति सघने वनों का क्षेत्रफल है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम है, न कि नागालैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनाच्छादित राज्य हरियाणा, जबकि प्रतिशतता के संदर्भ में भी हरियाणा ही है। नेक्स्ट, सूची 1 भारतीय वन्य प्राणी जातियां को सूची 2 वैज्ञानिक नाम के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 भारतीय वन्य प्राणी जातियां, एक तरफ सूची 2 वैज्ञानिक नाम। ए, एशियाई जंगली गधा। पहला, बोसलाफस ट्रेगोकेमेलस। बी, बारहसिंघा। दूसरा, सुरवस दुआउसेली। सी, चिंकारा। तीसरा, इक्कस हेमिओनस। डी, नीलगाय। चौथा, गजेला बेनेट्टी। कूट ए 2 3 1 4। बी 3 2 4 1। सी 2 3 4 1। डी 3 2 1 4। राइट आंसर बी 3 2 4 1। आइए इसकी व्याख्या। एशियाई जंगली गधा इक्कस हेमिओनस, बारहसिंघा रुसर्वस दुआउसेली, चिंकारा गजेला बेनेट्टी, नीलगाय बोसफालस ट्रेगोकेमेलस। नेक्स्ट, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नैनीताल जिला। बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। डी, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। राइट आंसर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। आइए इसकी व्याख्या। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ पर वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, कच्छ वनस्पति का सुंदर वन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? ए, गुजरात। बी, पश्चिम बंगाल। सी, ओडिशा। डी, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर बी, पश्चिम बंगाल। आइए इसकी व्याख्या। कच्छ वनस्पति का सुंदर वन अर्थात सुंदर मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है।
यह गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित लगभग 9,630 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विस्तृत है। उल्लेखनीय है कि सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र भी है। नेक्स्ट, प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी मीथेन, सी हाइड्रोकार्बन, डी कोयला। राइट आंसर ए नाइट्रोजन ऑक्साइड। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा शब्द स्मोक और फॉग से मिलने से बना है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ प्रक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पान यानी प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आदि। इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। दूसरा, फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न या रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। तीसरा, फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त या टॉक्सिक तत्व नहीं होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर बी केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उपोत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज यौगिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 तथा कैल्शियम ऑक्साइड CaO हैं। इसमें कुछ मात्रा में विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं, अतः कथन 3 असत्य है। फ्लाई ऐश का उपयोग ईंटों के उत्पादन में तथा कंक्रीट उत्पादन में पोर्टलैंड सीमेंट के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है। यह वायु के साथ दूर तक यात्रा कर सकता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। नेक्स्ट, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। ए लेड, बी कैडमियम, सी मरकरी, डी कॉपर। राइट आंसर ए लेड। आइए इसकी व्याख्या। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड यानी सीसा का प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्त ये लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड के कारण
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।